नमस्कार साथियों। शरद पवार के गढ़ बारामती में आज ईडी पहुंची। आज उसने उस जगह के ऊपर छापा डाला जिस जगह पे छापा डालना तो दूर, उस इलाके का चाहे थानेदार हो या फिर उस जिले का एसपी ही क्यों ना हो, वह भी उस जगह के ऊपर पहुंचकर अपनी ताकत दिखाने की हैसियत सालों साल से रखता नहीं था। लेकिन आज ईडी वहां पहुंची, उसने वहां छापा डाला। यह दृश्य पहला है। दूसरा दृश्य जरा आप कल्पना कीजिए, जैसे ही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के भीतर अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के वहां पहुंचेंगे, ठीक वैसे ही दिल्ली से ईडी का बुलावा आ जाएगा राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में, और उन्हें दिल्ली आना पड़ेगा, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान से ही करके उन्हें दिल्ली ला करके नहीं रखा जाए, ऐसी परिस्थिति तो कहीं नहीं होगी। यह दृश्य दूसरा होगा। तीसरी परिस्थिति जरा आप कल्पना कीजिए कि केजरीवाल, जिनको एक के बाद एक ईडी के नोटिस दिए जा रहे हैं और वो कहने से चूक नहीं रहे कि दरअसल मेरी गिरफ्तारी चुनाव प्रचार रोकने के मद्देनजर रहे, यानी जब देश के भीतर लोकसभा चुनाव होंगे तो मैं चुनाव प्रचार नहीं कर सकूं। दिल्ली और पंजाब दो राज्य उनके पास हैं, तो फिर क्या सिर्फ नोटिस दर नोटिस ही चस्पा होंगे या फिर उसके आगे की कार्रवाई उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन में पूरे तरीके से देश के भीतर एक ही मुद्दा होगा, दौड़ रहा होगा। वह मुद्दा जो दौड़ेगा वो 22 जनवरी से जुड़ा हुआ है। इस दौर में केजरीवाल की कौन सुनेगा जब उनको जेल के भीतर डाल दिया जाएगा। राजनीतिक तौर पर यह दृश्य तीसरा था। अगला दृश्य होता है ममता बनर्जी के दिशा में आगे बढ़िए, जहां पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो मामले पड़े हुए हैं। उसके भीतर एक तो खनन का मामला है, दूसरे तरफ भर्ती का मामला है, यानी शिक्षकों की भर्ती का मामला है। इसके अलावा भी कई सांसद टीएमसी के, कई मंत्री टीएमसी के, कई विधायक एमएलए टीएमसी के, शारदा नारदा कांड, सब कुछ तो आंखों के सामने। कोई भी फाइल आप उठा के देख लीजिए, किसी भी फाइल के आश्रय आरोप प्रत्यारोप लगा दीजिए, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कैद कर लीजिए, और फिर अगर नहीं करना है तो सौदेबाजी राजनीतिक तौर पे किया जाए। यह दृश्य था चौथा। अगला दृश्य होता है बिहार के से, जो तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम एकमात्र बिहार के डिप्टी सीएम से जुड़ा है। तेजस्वी यादव एकमात्र इस दौर में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है जो बिहार में चुनाव प्रचार करे तो वोट उनके अनुकूल होगी। युवा भी है, तेवर भी है। लालू यादव से लाभ वो नहीं मिल पाएगा, और नीतीश कुमार इस दौर में कैसे किस रूप में चूक गए, या फिर इंडिया के भीतर के जो अंतर्विरोध थे उन्हें और खारिज कर दिया या फिर जगा दिया, ये तो लोगों को तय करना है। लेकिन ये पांचवा दृश्य भी डराने वाला है चुनाव के मद्देनजर, जब उनको भी जेल के सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। ये 4-5 दृश्य, ये सवाल इसलिए सिर्फ बताने के लिए, सियासी तौर पर सबसे तीखी परिस्थिति मौजूदा समय की है, जिसके सामने लोकसभा चुनाव 2024 का खड़ा है। और इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 10 साल की जो कड़ी मशक्कत दिल्ली दरबार ने किया है, क्या वह एक ही झटके में उसको गवा देगी इस चुनाव के भरोसे, या फिर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगी। और अगली परिस्थिति यह भी होती है कि जो गुजरात मॉडल था, गुजरात मॉडल का विस्तार जो दिल्ली के भीतर 10 वर्षों में जो देखा गया, यानी 2 दशकों की मेहनत मशक्कत अपने तौर पर विचारधारा के आश्रय हो, सत्ता पाने को लेकर के क्या उसको गवाया जा सकता है। खासतौर पर तब जब 2025 में 100 साल आरएसएस के पुर जाएंगे, जश्न की तैयारी 2024 से ही शुरुआत होनी है, तो फिर प्लान बहुत बड़ा होना चाहिए। और इस दौर में यह भी कहते हैं कि आप किसी भी अधिकारी से मिलिए, वह कहता है दरअसल बहुत व्यस्त है। अगर वह सीबीआई, ईडी या आईटी से जुड़ा है तब तो वो कहीं ज्यादा व्यस्त होगा देश में, क्योंकि उसके सामने कोई ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर है या साल की शुरुआत है या बजट आने वाला, ये उसको कोई अपना टारगेट पूरा करना है, ये भी नहीं जी नहीं। उनकी साफ साफ वही वाली बात है, चुनाव सामने है और चुनावी साल है, और चुनावी साल की सक्रियता दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से घूमते हुए, रायसीना हिल से निकलते हुए, इस भारत देश के भीतर तमाम संस्थानों के भीतर में अगर नौकरशाही के मन में है तो जरा आप सोच के देखिए कि वो कौन सी परिस्थिति होगी देश में, जिसके आश्रय अगर इंडिया को ऐसा लगने लगा है कि 2-2, 4-4 सीटों की मशक्कत में वह फंस चुकी है, और समझौता अगर हो जाए, तालमेल अगर बैठ जाए तो फिर उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। दरअसल ये बातें जो है सोची जा सकती है, सच्चाई इस बात के आश्रय समझना पड़ेगा जहां पर सत्ता का बहुत कुछ दांव पे लग चुका है। हम उस पूरे
तहकीकात को सामने करे, उससे दो बात तीन बात और आपके सामने कि इस भारत देश के भीतर में इस समय में अर्थव्यवस्था कॉरपोरेट के आश्रय चलती है। इस देश के भीतर सबसे रईस व्यक्ति अडानी आज एक बार फिर, तो फिर इस दौर में जीडीपी हमारे देश की जिस छलांग लगा रही है उसके भीतर बहुत सारे सवाल अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी जुड़े हैं, यानी असंगठित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिसका योगदान जीडीपी में होता तो 45% है, लेकिन उसके साथ लोगों की संख्या जो वर्कफोर्स है वो करीब करीब 93-94% है। यानी इस भारत देश की जीडीपी उस संगठित क्षेत्र के आसरो चलती है जिसमें आप केवल चकाचौंध दिखाई पड़ती है और कॉर्पोरेट का बढ़ता हुआ नेटवर्थ होगा उसमें। यह पहला हिस्सा होता है। अगला हिस्सा होता है सियासी तौर पर एक और कि सफाई के साथ कि जो तीखी परिस्थिति देश के भीतर है, ये क्या उसका नजारा आज बंगाल के भीतर तब नजर आया जब ईडी कार्रवाई करने पहुंची, वह भी राशन घोटाले को लेकर। 700 करोड़ के राशन घोटाले में आरोपी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि टीएमसी के ही नेता है, और उनके इलाके में जिस तरीके की भीड़ सड़क के ऊपर उभर आई, जिस तरीके से हमला उसने गाड़ियों के ऊपर किया, जिस तरीके से ईडी के अधिकारी के माथे को एक हिसाब से कहे कि इतनी चोटें पहुंचाई कि एक को 7 दूसरे को 11 टाके भी देना पड़ा। क्या ये सियासी तीखेपन की स्थिति है? जरा आप एक तस्वीर को भी आप देख लीजिए, उसके बाद सारे बातों को आगे करते हैं। तो यह ईडी का गाड़ी का हाल है। यानी उस समय दबिश जब इस देश के भीतर सबसे मजबूत सत्ता के लिए हथियार ईडी ही है, और ईडी का नाम लेकर के इस भारत देश के भीतर समूचे संसद भवन के भीतर बैठा हुआ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर भी पहुंचा और राष्ट्रपति के दरवाजे पे भी उसने दस्तकें दी। तो फिर क्या ईडी के ऊपर हमला सरकार के पूरे प्लान को धाराशाही तो नहीं कर देगा, या फिर इस दौर में कानून व्यवस्था चुनाव के मद्देनजर इतनी बुरी हो गई है कि जिसके भीतर नजर आने लगा है कि निशाने पर ईडी है, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव जांच एजेंसियों के आश्रय लड़े जा रहे हैं, या फिर इस देश के भीतर में जांच एजेंसियां महज एक सरकार के लिए एक हथियार है। लेकिन जरा सोचिए, इस पूरे हमले के बाद पश्चिम बंगाल के भीतर गवर्नर खुले तौर पर जब यह कह देते हैं कि चुनाव से ऐन पहले ऐसी हिंसा, और उनके शब्द बहुत क्लियर है कि जो कुछ भी हुआ उसमें लगता है सरकार फेल हो गई, उसके भीतर संविधान को अपना काम करना पड़ेगा, सभी विकल्प खुले हुए हैं, गुंडा राज है ये, जंगल राज है ये कोई रिपोर्ट न समझे पश्चिम बंगाल को हम पटरी पे चीजों को लाएंगे, और चुनाव से ठीक पहले की यह परिस्थिति बहुत घातक है। तो एक पूरे इंडिकेशन है पश्चिम बंगाल को लेकर के, ममता बनर्जी को लेकर के, ममता बनर्जी के जरिए इंडिया गठबंधन के भीतर की परिस्थिति को लेकर, और आने वाले समय में केंद्र की उस पहल को लेकर के जो कहीं ना कहीं गवर्नर के आश्रय चलती है, उसकी शुरुआत होती है और उसकी परिस्थितियां राजनीतिक सियासी तौर पर दिल्ली के हाथ में आ जाती है। जरा लगता है इस बातों को और थोड़ा विस्तार से बताए, उससे ठीक पहले जरा गवर्नर साहब क्या कह रहे थे इसको देख लीजिए। Constitution of India will definitely take its course. As governor, I reserve all my constitutional options for appropriate action at the appropriate moment. Flexing muscles and parading paper tigers will not work
with the people of Bengal. Jungle Raj and Gundagiri will work in a fool's paradise. Bengal is not a banana republic. I repeat, Bengal is not a banana republic. Government should do its duty. Those who think they can rule through dawns and soon will they find themselves to be Don Quixotes. This pre-election violence, which has an early beginning, should find an early end. तो दो बातें तो बहुत साफ होता है। एक तरफ ईडी के ऊपर हमला सरकार को बर्दाश्त नहीं होता और ईडी के ऊपर हमला होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह कानून की रक्षा करती है, कानून का पालन करती है, उसी के अनुसार काम करती है। लेकिन दूसरी तरफ कानून के पहरेदारों को लेकर के ही जब विपक्ष के भीतर बहुत सारे सवाल हो और विपक्ष भी उस राजनीतिक मैदान में खुद को बराबर का खिलाड़ी मान रहा हो, तो फिर लोकसभा चुनाव के 2024 में देख लेंगे तो एक बात और साफ होती है, यानी चुनाव की जीत हार इस भारत देश के भीतर सारे दाग को मिटा देती है या फिर हार के बाद नए दाग जोड़ देती है। लेकिन एक और अगली परिस्थिति में जिसके भीतर गवर्नर साहब ने जिक्र किया, यह कहते हुए कि चुनाव से ठीक पहले, हालांकि अभी चुनाव का जिक्र करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन यह एक संकेत है। यह संकेत किस लिए बड़ा है और वह भी ईडी के जरिए क्यों बड़ा है, उस पूरे प्लानिंग के भीतर अगर वर्तमान समय में आप झांकेंगे तो इस देश के तमाम वैसी सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, जो इंडिया के साथ खड़ी है, वह हर कहीं ना कहीं किसी न किसी कदम के ऊपर फंसी हुई है। उसके भीतर लालू यादव के परिवार को देख लीजिए, चाहे लैंड फॉर जॉब का मामला हो या आईआरसीटीसी के स्कैम हो, वहां पे लालू यादव हो, उनकी पत्नी राबड़ी देवी हो या परिवार के दूसरे सदस्य तो ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव भी उसके भीतर शरीक है। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत पिलर के तौर पे बिहार में है, जो बिहार की पूरी राजनीति में कम से कम 20% वोट तो अपने साथ रख करके आगे चलते हैं। और उसके भीतर अगर कांग्रेस और नीतीश कुमार का छौंक लग जाएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में मुश्किल हो जाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी गंवाने को तैयार है? दिल्ली की सत्ता बिहार में खुद को हार को तय मान लेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके प्लान में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुत साफ है कि निशाने के ऊपर लेना पड़ेगा, और निशाने पे लेने से ठीक पहले इस भारत देश के भीतर एक वातावरण तो डेवलप हो कि दरअसल ये सभी करप्ट है, और करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई जांच एजेंसियां नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? और जांच एजेंसियों के ऊपर हमला यह संदेश है कि इस देश के भीतर में अराजक तत्व जुड़े हुए हैं और इस देश की राजनीति में भी घुस आए हैं। वह सत्ता संभालते समय यह नहीं देखते कि कानून का पालन करना चाहिए क्या। ये एक ऐसी परिस्थिति है जो बिहार को बंगाल के बाद तुरंत छूने वाली है, क्योंकि बंगाल के भीतर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उसके ऊपर बहुत क्लियर कट मामला, यानी ये कहे कि सरकार वेस्ट बंगाल की भी आ गई, जिसके भीतर कहा गया टीचर रिक्रूटमेंट का मसला हो या फिर एक और स्मगलिंग का कुछ मसला है। उसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी के साथ साथ महुआ मोइत्रा का भी तो टीएमसी के साथ उसका भी तो है, शारदा नरदा का तो लिस्ट अलग है। लेकिन इस समय में 16 फाइलें ऐसी भी है पश्चिम बंगाल को लेकर के, जिसकी हर फाइल खुलती है तो उसके बाद कोई ना कोई टीएमसी का नेता उस दायरे में आकर के खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर नकेल कसने के लिए जांच एजेंसियां तैयार होती है। तो राजनीतिक तौर पर फेडरलिज्म या फिर दिल्ली दरबार की सत्ता को लेकर के कुछ सवाल हर राज्य से निकल करके सामने आते हैं, लेकिन सवाल तो फिर वही है जिसका जिक्र राज्यपाल महोदय ने इलेक्शन को लेकर के कर दिया कि इलेक्शन से ठीक पहले क्यों। फिर छत्तीसगढ़ के भीतर भूपेश बघेल महादेव ऐप को लेकर के और जो पैसा ट्रांसफर हुआ उससे, वहां से उस व्यक्ति को लाने के लिए वहां की सरकार के साथ भारत सरकार अब उस दिशा में कानूनी कार्रवाई कर रही है। किसी भी हाल में उस व्यक्ति को लेकर के आइए और आप बताइए, यानी उनका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए जिसके जरिए ये बात सामने हो जाए कि हाँ, उसमें उस दौर में कांग्रेस की सरकार और उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। कानूनी कार्रवाई को अमला जामा पहनाइए। छत्तीसगढ़ के भीतर में अपने तौर पर पिछली बार 9 सीटें जीती थी, तो बात है आप पूरा सीट जीतिए, क्योंकि वहां एक भी सीट नहीं गंवाना है। इस रास्ते बीजेपी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के भीतर चल रही है। झारखंड के भीतर हेमंत सोरेन और उनकी सरकार, उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी मानकर चलिए कि बाबूलाल मरांडी जब से आए हैं वह तो चुनावी तौर पर जीत हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ ही जाएंगे, लेकिन सियासी तौर पर एक आदिवासी को
जेल में डाल देना। और आदिवासी को जेल में डालने से ठीक पहले 7 नोटिस भेजे जा चुके हैं। ये सारे सवाल इसलिए भी राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा है कि आखिर किसी एक संस्थान को संविधान के तहत खारिज होते हुए और उसी संविधान के तहत एक चुनी हुई सरकार के मुखिया को जेल में डाल देना, ये दो बातें जरा आप समझिए। प्लानिंग बहुत क्लियर कट होनी चाहिए, प्लानिंग बहुत साफ भी है। सरकार तो लालू यादव के दौर में बिहार के भीतर भी गई। जब लालू यादव को गद्दी छोड़ना पड़ा उस समय सीबीआई को लेकर के जो सवाल था, सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को तोता तक कह दिया। और इस समय में ईडी को लेकर के भी तो यही सवाल है। लेकिन न तो सीबीआई की छवि इस देश में राजनीतिक पार्टी खत्म होने दिया, बल्कि अपना हथियार बनाया। और सरकारें तो आती जाती रहेंगी, सवाल 2024 का लोकसभा चुनाव का है। और तो और झारखंड के भीतर एक सीट भी नहीं गंवानी है, संदेश बहुत साफ है। इसके बाद आप जरा देखिए टीआरएस जो तेलंगाना के भीतर है वो 7 खड़ी नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली दरबार की शराब नीति के तहत वहां के मुख्यमंत्री रहे, वहां के बेटी, उनकी बेटी कविता, उसके ऊपर भी तो नकेल कसे जा सकते थे। केजरीवाल सरकार जिसकी शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी, मनी लॉन्ड्रिंग और इन सबों के भीतर बात तो ये भी है, सवाल तो ये भी कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जी नहीं, प्लानिंग उससे भी आगे की एक पूरा रणनीति, एक पूरा सिस्टम जब इसके ऊपर काम कर रहा हो, वह भी किसके तहत, वही तो उपलब्धियां थी इस भारत देश के भीतर में। स्कूल को लेकर के उपलब्धियां बताई गई और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर उपलब्धियां बताई गई, और राजस्व का लाभ मिलेगा। पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि इसका लाभ सरकारों को मिलना चाहिए। सारी पॉलिसी एक ही झटके में आकर के दिल्ली के उपराज्यपाल ने खत्म कर दिया, यह कहते हुए कि मोहल्ला क्लिनिक के भीतर जो दवाइयां पहुंचाई जा रही है, जो जांचें हो रही है, उसके भीतर गड़बड़ी सीबीआई जांच करे। और जो भी ड्रग्स का मसला था, यानी दवाइयों का खरीद फरोख्त की जो मसला थी, उसको भी सीबीआई जांच करे। अब जरा ध्यान दीजिए कि दिल्ली की सरकार या फिर केजरीवाल मॉडल ने दिल्ली में अपने मॉडल को इस रूप में खड़ा किया जिसके जरिए पंजाब में जीत मिल गई। सवाल उस मॉडल को खारिज करने का है तो फिर प्लान बहुत साफ होता है। यह पूरा मॉडल जो है ध्वस्त कर दिया जाए, इस पूरे मॉडल को के खत्म होने की जरूरत है। इसमें केजरीवाल को सिर्फ एक औजार मात्र है, उसको जब इच्छा हो तब उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और केजरीवाल अगर बार बार बाहर आकर के कहते हैं कि देखिए मुझे राजनीतिक तौर पर हाशिए पे ढकेला जा रहा है, तो यह कहने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ वह मॉडल लगातार खारिज है और उसके ऊपर दागदार की पूरी परिस्थितियां हैं। यह स्थिति वर्तमान समय में बहुत साफ तौर पर हर कोई देख रहा है, समझ भी रहा होगा, और राजनीतिक तौर पर यह भी बात जान रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव दिल्ली के 7 सीट, 7 के ऊपर जीत भारतीय जनता पार्टी की, जो 2 बार से जीतते भी आई है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब राहुल गांधी का साल होगा, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के, और जब जरा इस पे कल्पना कर लीजिए कि 22 जनवरी के बाद जब पूरे के पूरे देश भर के भीतर राममय परिस्थितियां हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो पूरे देश में मंदिरों के जरिए हिंदू एस्पेक्ट से चीजों को आगे रख रहे होंगे, उस समय में उत्तर प्रदेश में जब 12-13 राहुल गांधी को 12-13 जनवरी को जब एंट्री होगी, 14 जनवरी को, तो राजनीतिक तौर पर इससे बेहतरीन परिस्थिति उस प्लान के तहत हो नहीं सकती जिस प्लान के तहत इंडिया को धराशायी करना है। यानी चुनाव प्रचार से सबको रोक देना, चुनाव प्रचार के भीतर सिर्फ अपनी सफाई देने की परिस्थिति में ही इंडिया को आकर खड़ा हो जाना, इसके तमाम गठबंधन के दलों को भी। तो फिर राहुल गांधी उस समय में जब यूपी में फरवरी के महीने हेराल कांड को लेकर के उत्तर प्रदेश के भीतर से जैसे ही वो कदम रखेंगे, ठीक वैसे ही ईडी के द्वारा बुलावा बुलाया जाए और उत्तर प्रदेश के अंदर तो उन्हें 11 दिन रहना है, और इसकी शुरुआत बनारस से होगी। जब बनारस में वो रहेंगे तब बुलाया जाएगा, इलाहाबाद में रहेंगे तब बुलाया जाएगा, प्रयागराज अमेठी में रहेंगे तब बुलाया जाएगा। दिन मुकर्रर करना है, लेकिन बात तो तय है, प्लान बहुत साफ है। सियासी तौर पर इन सारे तमाम परिस्थितियों में मुद्दा कौन सा बचेगा? मुद्दा अगर सामने होगा ईडी के आश्रय, अगर पूरी प्लान चल रही है, अगर ईडी को ही मुद्दा बना दिया जाए तो इससे बेहतरीन परिस्थिति क्या होगी फिर राजनीति में? सियासी तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए इस दिशा में बढ़ती हुई आगे कदम है। वो कश्मीर की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे, जहां पर फारूक अब्दुल्ला भी ईडी के निशाने पर है। वहां के क्रिकेट एसोसिएशन के लेकर के निशानदेही है। ये सारी तमाम परिस्थितियां क्यों ऐसे है?
ये सवाल किसी को भी उठाने वाली बात है। लेकिन दरअसल इस भारत देश के भीतर की दूसरी अगली परिस्थिति जो आर्थिक परिस्थितियां, उसका सच क्या होता है। आर्थिक परिस्थितियों का एक सच तो बहुत साफ होता है, अडानी एक बार फिर नंबर 1 बन गए। उनकी जो नेटवर्थ है वो अंबानी के आगे निकल गई। इस समय में जो लगातार भारत देश के भीतर इकोनॉमिक फ्रॉड हो रही, उसकी संख्या बढ़ गई। जो कर्ज लेकर की परिस्थिति थी वह लगातार न लौटाने वाली की संख्या भी बढ़ रही है। गौतम अडानी 1.12 लाख डॉलर यानी करीब करीब 97.6 बिलियन डॉलर और 2024 में उनके नेटवर्थ में करीब करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इजाफा हो गया, करीब करीब 13 बिलियन डॉलर। अंबानी का 665 मिलियन डॉलर यानी 5000 करोड़ बढ़ा। सवाल है कि इस साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ क्यों बढ़ गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह कहने के लिए बहुत काफी है कि दरअसल अभी तो शुरुआत है। जिस दिशा में अडानी की मेहनत पड़ी है, 2024 के बाद उस नेटवर्थ की रफ्तार जो है किस रफ्तार से आगे बढ़ रही होगी, ये केवल आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र होगा वहां पर इन बातों को भी समझिए कि इस भारत देश के भीतर में जरा लगता है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के ऊपर एक ही हिस्सा आपको बताते हैं, कल आगे बाकी बात करेंगे। लेकिन जरा एक बात को समझ लीजिए, इस भारत देश के भीतर में बैंकों के जरिए जो फ्रॉड होता था, एक तो कर्ज देने का मसला आता है, लेकिन इस भारत देश की आर्थिक परिस्थितियों के भीतर कैसी है, ये सारे कल्पना की बात है कि बीते साल यानी 2023 के अंदर इस भारत देश के भीतर जो भी गड़बड़ियां हुई, जो भी घपला घोटाला हुआ, 15,530 फ्रॉड के जो केसेस थे उसमें से करीब 8,000 मामले फ्रॉड के मामले 10-10 हजार की कमाई को लेकर के थी। यानी रोजगार है नहीं और फ्रॉड रोजगार का हिस्सा बन गया। फिर जिस हिसाब से इस भारत देश के भीतर में इकोनॉमिक फ्रॉड हो रहा है, वो बैंकों के भीतर कर्ज लेकर के ना लौटाने की परिस्थिति हो, सरकार का रिटर्न ऑफ करना हो, या फिर सामान्य तौर पर आम व्यक्ति द्वारा अपने आप के जीवन को चलाने के लिए फ्रॉड के रास्ते को अपनाना हो, ये दरअसल उस आर्थिक असमानता की दिशा में आगे बढ़ता है जहां पर इस भारत देश का विकास दर जो है, जो आम जीडीपी के आश्रय बढ़ते जो 7% पे जो आगे चल रहा है, उसकी सच्चाई बहुत साफ होती है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें करीब करीब इस देश का 6-6.5% कामगार काम करते हैं, वही डाटा सामने निकल करके आता है। क्योंकि इस भारत देश में असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसके भीतर 93 से 94% तक लोग काम करते हैं, उसका कोई डाटा वर्तमान समय मौजूद ही नहीं होती। 2015 में आखिरी डाटा, 2015 के बाद 3 बहुत बड़ी घटनाओं ने इस देश के भीतर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो तबाह कर दिया उसको। जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन, इस असंगठित क्षेत्रों की डाटा कब आएगा 2015 के बाद, उसका तो अभी तक तो कुछ पता नहीं। इस देश की जीडीपी क्या होगी, जो भी होगी, और इस भारत देश के सेंसस भी नहीं आए, यानी जनगणना भी इस देश की नहीं हुई, जनसंख्या की, कितने गरीब हैं कितने फिर नहीं है, ये तमाम बातें ये बात बताती है कि जिस मॉडल को इस भारत देश के भीतर में खड़ा कर दिया जा रहा है, उस मॉडल की हार जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में होनी ही नहीं चाहिए। और उस पूरे रास्ते इस भारत देश की राजनीति आगे बढ़ चुकी है, जिसमें तीखेपन की आंच जो है अलग अलग तरीके से नजर आने लगी है। चाहे वह केजरीवाल के शब्द हो, चाहे बंगाल के भीतर ईडी के ऊपर हमला हो, चाहे तेजस्वी यादव का कुछ कहना हो, चाहे बारामती में पड़ता हुआ छापा, बारामती का जिक्र अगर जो करे, जो बारामती के भीतर पुणे और मुंबई, इन तीनों जगहों के ऊपर जहां पर बारामती एग्रो के ऊपर जो छापा हुआ है और ईडी की रेड हुई है, वो शरद पवार के पोते से जुड़ी है, यानी उनके परिवार से जुड़ी हुई है। और खुद एनसीपी के एमएलए हैं और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां के वो एमएलए होते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां भी इंडिया की मौजूदगी होगी, उनके लिए प्लान तैयार है दिल्ली दरबार की। और ये प्लान 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा में आगे बढ़ता है। जो इंडिया के सामने चुनौती होती है कि वह किस रास्ते आगे बढ़े, सीटों की उलझन में वो फंसा रहे, ये चुनाव आयोग का दरवाजा बार बार खटाने जाए, या चुनाव आयोग समय ही ना उसको दे। सवाल ईवीएम का भी हो, इस दौर में इंडिया कर रहे हैं लेकिन समय ही नहीं इलेक्शन कमीशन के पास इनसे मुलाकात करने के लिए। तो जब सारे
पोल खोल दिए गए हो राजनीतिक सियासी तौर पर, तो फिर इसका हासिल क्या होगा ये कहने की जरूरत होना ही नहीं चाहिए। देखते रहिए। जय हिंद।